हेलो 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 हेलो। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल पर। एक बार पुनः आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से आप सभी की क्लास में। तो आज जो हम लोग है नई क्लास के साथ में आए हुए हैं, मतलब क्लास तो हमारी पुरानी ही है, ठीक है, लेकिन उसी पुरानी क्लासों की एक नई क्लास आज है। और उस प्रकाश के परावर्तन को हम लोगों ने खत्म किया था और बेटा आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। और उम्मीद करेंगे आपको प्रकाश का परावर्तन जिस लेवल पर पढ़ाया गया है मजा आया होगा बढ़िया तरीके से। अगर मजा आया है ना तो एक बार कमेंट में हैशटैग मजा लिख देना। क्यों भाई, डोर क्लोज कर दो, ठीक है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए समय आप सभी का नहीं लेना चाहेंगे और हम क्लासेस पे चलेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो है बहुत 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 डिटेल्स में चीजों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहे होंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत शानदार चल रही होगी। लेकिन मेरे कहने से शानदार नहीं होनी चाहिए, आपको मेहनत करके दिखाना पड़ेगा, बिना मेहनत के आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके द्वारा पहले दिन जिस प्रकार से मेहनत करी जाती है, अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स तक आप वैसा मेहनत नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि पढ़ाई बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ते हैं। लेकिन सही मायने में पढ़ाई इस लेवल की हमारी होनी चाहिए कि हमें नॉलेज भी हो जाए और हमारा रिजल्ट भी अच्छा जाए। क्योंकि पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो पढ़ाई में हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और नॉलेज भी अच्छी मिलेगी। तो बिना इंटरेस्ट के कोई भी पढ़ाई जो है वो हो नहीं सकती। अगर इंटरेस्ट किसी भी काम में नहीं है तो आप कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बेटा क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और चलते हैं सीधे हम क्लास पर। और क्लास को शुरू करने से पहले असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान अपना मार्ग जो है वो स्वयं बनाते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि कभी सही समय कभी नहीं आता है। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। समय कभी सही नहीं आता है, समय को ही सही बनाना पड़ता है, ठीक है। और चलते हैं इसी के साथ हम अपने क्लास पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का अपवर्तन है। परावर्तन के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो सीधी सी बात आप सभी को जानना है क्या कि बेटा प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब होता है मार्ग से भटक जाना। अपवर्तन का मतलब है मार्ग से क्या हो जाना, भटक जाना या मार्ग को बदल देना, ठीक है। अपना मार्ग क्या कर देना, चेंज कर लेना। तो मतलब क्या होगा, जैसे हम अगर बात करें इस तरीके से, अगर हम बात करें तो जैसे ये प्रकाश की किरण जो होती है वो अभी तक क्या था, अभी तक आप देखे थे किसी कांच की सतह में एक साइड पॉलिश लगी होती थी, तो वो क्या कहलाता था, वो कहलाता था आपका क्या, दर्पण। लेकिन अब क्या होगा, अब उस कांच की सतह पर पॉलिश नहीं होगी। अब उस कांच की सतह पर पॉलिश नहीं होगी तो प्रकाश टकरा के वापस नहीं होगा। प्रकाश अब क्या होगा, इधर से जाएगा तो दूसरी साइड निकल जाएगा, लेकिन निकलेगा भी तो अपना मार्ग बदल देता है। जैसे जाना चाहिए ऐसे तो पता चला ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो अभी क्या होगा, अब प्रकाश अपना मार्ग जो है वो क्या कर देगा, बदल देगा। जैसे आप देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक कांच का गुटका है कि नहीं है, बोलो। ये कांच का एक गुटका है और देखो इसमें ऐसे प्रकाश की किरण जा रही, देखो रास्ता चेंज हो गया कि नहीं। सीधी रेखा में चलता है ना तो सीधे जाना चाहिए, यहाँ भी सीधी रेखा में जाता है तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे चला गया। तो बता दो मार्ग चेंज कर दिया कि नहीं। तो अब प्रकाश देखो कांच के अंदर एक साइड से दूसरी साइड निकल जा रहा है, तो इस हम कहेंगे ये कैसा है, पारदर्शी है। जिसमें प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड निकल जाए वो माध्यम क्या कहलाता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। क्लियर। तो इसी की वजह से पेंसिल देखा होगा, पेंसिल ऐसे पानी की गिलास में डालो तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। या इसी वजह से मछली जो होती है ज्यादा गहराई में होती है, दिखती ऊपर, दिखती है ऊपर। ये चीजें भी प्रकाश के अपवर्तन की ही वजह से होती हैं।
और प्रिज्म से जो प्रकाश की किरण 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, ये भी क्या कहे, ये भी किसकी वजह से होता है, प्रकाश का अपवर्तन। और इसी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जो है हम वो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो जानने का काम करेंगे। तो किसे कहते हैं, मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे अभी क्या था, प्रकाश अगर आता था टकरा के वायु से आता था तो वायु में ही जाता था, क्यों, कांच से आता था तो कांच में ही जाता था टकरा के, जल से आता था जल में ही टकरा के जाता था। लेकिन अब प्रकाश क्या होगा, यहां देखो प्रकाश किससे चलकर आ रहा है, वायु से, लेकिन जब अंदर जा रहा है तो किसके अंदर जा रहा है, फिर कांच से किस में चला गया, वायु में। तो अब माध्यम चेंज हो रहा है, अब माध्यम क्या हो रहा है, पहले वायु था, फिर कांच में गया, फिर वायु में गया, जल में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो अपवर्तन में हमेशा माध्यम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्रकाश कभी वायु से कांच में जाएगी, वायु से कभी जल में जाएगी, कभी जल से वायु में जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब अपवर्तन की घटना के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी, मतलब जिसमें प्रकाश की किरण एक साइड से दूसरी साइड निकल जाए, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, देखो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो बताओ वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्रकाश की किरण के इस मुड़ने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। मतलब प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे वाले में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। बात समझ में आया, किसे कहते हैं, प्रकाश के मुड़ने की परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से ऐसा क्यों होता है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है, इसी वजह से प्रकाश मुड़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें वायु में प्रकाश की चाल तो सबसे ज्यादा होगी, कांच में प्रकाश की चाल कम होगी। तो अब प्रकाश ज्यादा से कम में जा रहा है, तो बताओ प्रकाश की किरण अपने मार्ग से मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, जाहिर सी बात है बिल्कुल मुड़ेगी। अभी कोई सुपर फास्ट आदमी, कोई आदमी दौड़ते हुए तेजी से जाए, उसके सामने कोई आएगा तो साथ में उसको उठा ले जाएगा, क्यों, लेकिन अगर धीरे धीरे आ रहा तो वही उठा के उसको उधर कर देगा, क्यों, तेजी से जाओ आंधी तूफान बन के, क्यों, तो होगा कि नहीं बोलो। तो वही है, आंधी तूफान बन के जाओ बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से। वो एक लाइन भी इसी पे याद आ गई कि हम आएंगे तूफान बनकर, हम आएंगे तूफान बनकर, स्वागत की तैयारी रखना, धधकता विजय घोष रखना और राज तिलक की थारी रखना, है ना। तो समझ आ रहे हो ना। तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो अपने मार्ग से कम मुड़ेगा, लेकिन जिसकी स्पीड कम रहेगी उसको उठा के अट्टो, है ना, होगा कि नहीं। अभी जाओ किसी के सामने दौड़ते हुए तेजी से, वो खुद ही हट जाएगा, तुमको जाने देगा। लेकिन अगर तुम धीरे 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 जा रहे हो तो क्या होगा जैसे वो वाला क्या बोलते हैं, वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाला, रोहित शर्मा वाला ऐसे वाला, क्यों, तो उस हिसाब से जाओगे तब तो तुमको उठा के ही अलग कर देगा। और तूफान बन के जाओ, कभी तुम वर्ल्ड कप टीम इंडिया के लिए खेलो तो सेलिब्रेशन वगैरह अगर करना रहे कभी, तो सबसे हटके अगर सेलिब्रेशन करना है तो जैसे ट्रॉफी दे लेके पूरी फील्ड में भागो और फिर आओ वहां पे, है ना। तो सबसे अलग प्रकार का जश्न करो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के मुड़ने की घटना को। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड निकल जाए। जैसे कांच लगा हुआ है ना, इस कांच में एक साइड से दूसरी साइड दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो कैसा माध्यम है, पारदर्शी, इसी को कहते हैं। इसमें बताओ प्रकाश इधर से इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्या इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो ये पारदर्शी नहीं है। ये बोतल बताओ पारदर्शी है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड निकल जाएगा, ठीक है। पानी कब का है, पी नहीं सकता समझ में आया। तो ऐसा क्यों होता है, प्रकाश अपने मार्ग से क्यों मुड़ता है, क्योंकि
अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन होने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब ये सारी घटनाएं बेटा आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारी घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। इंद्रधनुष बनना ये भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। मतलब कि अब जितना टॉपिक पढ़ोगे वो पूरा प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, चलते हैं अगली क्लास में। तो अब देखो क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशन है प्रकाश के मुड़ने की। हमारे पास कितने कंडीशन है? दो कंडीशन है प्रकाश कैसे मुड़ता है। आइए ले चले तुम्हें तारों के शहर में। चलना है क्या? झटका लग जाएगा। तारों के शहर में जाना है, लेके जाना इनको लोहिया पुल पे, वो क्या बोलते हैं, पावर हाउस है ना। तो आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। शॉर्टकट में लिख देता हूं इंसिडेंट रे, IR। ये लाओ लिख देता हूं सही से, नहीं तो तुम लोग कहोगे। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। कौन सी किरण बोलते हैं? आने वाली को आपतित। अब देखो प्रकाश को ऐसे सीधी रेखा में डैश डैश पर जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश कैसी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है? कैसी रेखा में? सीधी चलता है। हाँ, कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है ना। तो यह है प्रकाश का वास्तविक पथ। यह है प्रकाश का वास्तविक पथ, मतलब जिस पर प्रकाश को चलकर जाना चाहिए था। लेकिन जब प्रकाश देखो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश क्या हो गया है? मुड़ गया। मुड़ा कि नहीं मुड़ा? तो इस किरण को बोलेंगे कौन सी किरण? अपवर्तित किरण बोलेंगे। बोलो बोलेंगे कि नहीं? ठीक है, तो बताओ यहां पर ये आपतित किरण है, तो क्या यहां पे नहीं होगा? बोलो, क्या यहां पे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ ये अपवर्तित किरण नहीं होगा? होगा। बताओ ये प्रकाश का वास्तविक पथ होगा कि नहीं होगा? लेकिन 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 ये देखो विरल माध्यम है। माध्यम अलग अलग है ना, और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसे विरल मानेंगे, जैसे मान लिया वायु। जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसे सघन मानते हैं, जैसे मान लिया कांच या जल, कुछ भी। ठीक है, देखो एक बात जानना, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो होती है बेटा वो आपका गैस में होगी। उससे कम चाल जो होगी वो किसमें होगी? द्रव में। और सबसे कम चाल जो होगी प्रकाश की वो किसमें होगी? ठोस में। तो बताओ वायु क्या है? गैस। गैस में चाल सबसे ज्यादा होगी। कांच क्या है? ठोस। ठोस में चाल सबसे कम होगी। अगर यही जल होता तो कांच से ज्यादा चाल किसमें होती? जल में होती, क्योंकि जल क्या है? द्रव है। ठीक है, तो वायु में चाल ज्यादा होगी, कांच में चाल कम होगी। जिसकी चाल कम होगी उसे सघन मानेंगे, जिसमें चाल ज्यादा होगी उसे क्या मानेंगे? विरल मानेंगे। बोलो क्या कोई दिक्कत? हाँ, कोनो दिक्कत नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। तो जब प्रकाश की किरण किस माध्यम से बोलेंगे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो बताओ प्रकाश सीधे जाना चाहिए था ना, लेकिन ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है ना। तो देखो ये प्रकाश जो सीधे जाना चाहिए था मुड़ गई किधर की ओर? किधर की ओर मुड़ गई? अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गई। मुड़ी कि नहीं मुड़ी? दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ना दिख रहा तो बताओ, दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से बेचा जाएगा किसमें? सघन माध्यम में, तो वह ऐसे अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। इसको हमेशा माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि आगे काम देगा। समझ में आया? और बताओ किसमें चाल ज्यादा होगी, विरल में कि सघन में? विरल में। सघन में चाल क्या होती है? ऐसे समझो, सघन मतलब घना। सघन मतलब घना। जैसे इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो आराम से इधर उधर से करके निकल जा सकते हो, लेकिन इसी 100 बैठा दे तो इधर, तो इधर धीरे धीरे खिसकते हुए जाओगे। होगा कि नहीं होगा? तो वही जब ज्यादा घना होगा, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां चाल कमी हो जाती है। अभी गाड़ी लेकर जा रहे हो कहीं मार्केट में पहुंचे तो बताओ चाल क्या हो जाएगी? क्यों? भीड़ ज्यादा, घना है। तो ऐसे प्रकाश है,
कांच में छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत होते हैं, इस वजह से कास्ट में चाल कम होती है और वायु में चाल ज्यादा होती है। ओके, खूब बरसे, खूब कसकर बरसे, पर छुट्टी हो जाए, इसलिए ज्वाइन करना पड़े। ठीक है, समझ में आया? तो अब प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से अब विरल में जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपतित किरण आपतित रहेगा, अविलंब अविलंब रहेगा, अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण रहेगा, वास्तविक पथ वास्तविक पथ रहेगा। लेकिन क्या हर्ष, लेकिन क्या, लेकिन जब प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में जा रहा है, विरल से सघन में आया था तो क्या हुआ था? अविलंब की ओर मुड़ गया था ना। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। मतलब कहेंगे कि इसमें चाल क्या होगी? ज्यादा कि कम? सघन है तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम। चाल जो होगी इसमें क्या होगी? और विरल है तो इसमें चाल क्या होगी? अधिक। मतलब जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से, देखो ये अविलंब है, अविलंब से और उधर चला गया, दूर हट गया। तो जब सघन से विरल में आएगा तो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटी है, ठीक है। और जब विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर मुड़ी है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो। तो अब समझना क्या, ऐसा भी कह सकते हो जब प्रकाश की चाल कम वाले माध्यम से, हेलो, जब प्रकाश की चाल कम वाले माध्यम से ज्यादा चाल वाले में जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। भैया ध्यान से समझना, जब प्रकाश की चाल कम चाल वाले से ज्यादा चाल वाले में जाता है तो अविलंब से दूर हटेगा। लेकिन जब ज्यादा चाल से कम में आएगा तो अविलंब की ओर, कम चाल से ज्यादा में जाएगा तो अविलंब से दूर, ज्यादा में जाएगा तो ज्यादा दूर जाएगा, मतलब अविलंब से दूर। कम चाल वाले में आएगा तो अविलंब की ओर आएगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो देखो बेटा, वही आपका लिखा है जो चीजों को मैंने बताया है कि क्या क्या समझना, कि जब प्रकाश किरण, क्या, कि जब प्रकाश किरण किस माध्यम से? विरल से सघन माध्यम में आएगा। विरल से सघन में तो बताओ अविलंब की ओर मुड़ेगा कि नहीं? तो देखो वही लिखा है, तो वह अविलंब की ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, लिखा है ना। लेकिन जब सघन से विरल में जाता है, कैसे? जब सघन से किस में जाता है? विरल में, तो बताओ वह अविलंब से दूर हट जाता है कि नहीं हट जाता है? आई ये बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? पैसा वसूल ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं फीस? मैं सीधी सी बता रहा हूँ, अगली बार से फीस जो है वो 500 से कम नहीं होगी अगले मंथ, मतलब अगले सेशन से। फैसिलिटी क्या रहेगी? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ेगा वो। फैसिलिटी क्या रहेगी? 500 500 पर सब्जेक्ट फीस रहेगी। इसमें सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मिलेगी और ऐप मिलेगा। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास और ऐप मिलेगा। लेकिन जो फीस 700 रुपये सब्जेक्ट रहेगी उसमें क्या मिलेगा? ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी, ऑफलाइन क्लास भी मिलेगी, ऐप भी मिलेगा, साथ में लिखा हुआ नोट्स भी प्रिंट करके दिया जाएगा। पूरा लिखा लिखाया नोट्स दिया जाएगा कि बच्चे को यह ना रहे कि घर पे जाके काम पूरा करना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं बच्चे सारा दिन जाके घर पे लिखते रहते हैं, याद कब करेंगे? तो उनको खुद का लिखा लिखाया नोट्स पूरा दे दूंगा। और जब खुद का लिखा लिखाया नोट्स मिलेगा उनको, ऐसा नहीं कि पूरा एक महीने में सारा चैप्टर का दे दूंगा, महीने महीने वाइज। तो उनको घर पे जाके सिर्फ वीडियो को देख के समझें और टिक कर लें, कहीं निशान लगा लें, ऐसे ऐसे हुआ बस। और प्रैक्टिस अपना रफ पे करें तो उनको लिखा लिखा है ना, और समय बचेगा, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, है ना। और ये नहीं होगा कि कोई टॉपर्स की नोट ढूंढता है, कोई लोग टॉपर्स की नोट ढूंढते हैं, हम तुमको टीचर्स की नोट्स देंगे जो बच्चों को टॉपर्स बनाते हैं। तो टॉपर की नोट लेके क्या करोगे? वो टॉपर बना है अपने लिए, लेकिन टीचर तो बच्चों को टॉपर बनाने के लिए, उसमें सब प्रकार का नोट्स होता है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 700 पर सब्जेक्ट फीस, फैसिलिटी भी बेहतर। अच्छा सीधी सी बात है, पैसा खर्चा करोगे तो अच्छी शिक्षा पाओगे, नहीं खर्चा करोगे तो अच्छी शिक्षा नहीं पाओगे।
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे 40 लाख 50 लाख फीस तुम देके पढ़ोगे, छोटी यूनिवर्सिटी में 40,000 में पढ़ा देंगे। रिजल्ट दोनों जगह आता है, लेकिन 40 लाख खर्चा। अच्छा ऐसे सोच लो, डॉक्टर एमबीबीएस करता है, 1,000 फीस लेता है, उसको 1,000 फीस दे देते हो तुरंत जाके इलाज के लिए, तुरंत दे दोगे। 1,000 फीस है तो ये नहीं वहां कहने जाओगे कोई कि डॉक्टर साहब फीस कम कर दीजिए। हाँ, 1 करोड़ क्या लगाते हैं? जो सरकारी होते हैं वो कौन सा 1 करोड़ लगाते हैं? क्या तो गवर्नमेंट उनका पढ़ाई का खर्चा भी तो देती है, सरकारी सैलरी भी तो देती है। देखो सब लोग रोज शिक्षा पे बहुत बात करते हैं कि कोचिंग चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोचिंग केंद्र जो है वो बिजनेस का अड्डा बना लिए हैं, स्कूल वाले बिजनेस का अड्डा बना लिए हैं। जरा उनसे पूछो, वो डॉक्टर जो 1,000 2,000 2,000 की फीस लेके दवा के नाम पे 10 रुपए की दवा को 100 200 रुपए लेके लूट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कभी आवाज नहीं उठाता है। सोचिए देश की इस जनता को। शिक्षा पे सब आवाज उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि कहते हैं शिक्षक बिजनेसमैन बन गया, लेकिन कभी उन डॉक्टर्स के खिलाफ आवाज उठाए जो जिनके पास किसी गरीब का इलाज नहीं हो सकता है? बोलो, कभी आवाज उठाए? नहीं उठाते हैं। ये चीजें उनको नहीं नजर आएंगी, जाके खुशी खुशी डॉक्टर को पैसा दे आएंगे, 5,000 10,000 जो भी इलाज का लगेगा बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से दे देंगे गिन के। तब वो नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर हमको लूट रहा है, कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करता है, और ना ही कोई किसी के लिए खड़ा होता है कि जो स्वास्थ्य सुविधा है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फीस कभी भी 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सबके लिए फिक्स होनी चाहिए। ना कोई गवर्नमेंट इसके खिलाफ आवाज उठाती है, और ना ही कोई आम आदमी भी उठा पाता है, और ना ही कोई पॉलिटिशियन की तो छोड़ो, इनका कोई मतलब ही नहीं है। विधायक बन के बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं, सांसद बन के बैठ जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। जनता के लिए स्टैंड लेने का काम कभी किसी ने किया है? नहीं। जनता के साथ कब चलते हैं? इलेक्शन आ जाता है, पीछे पीछे जनता चलती है, वो नहीं चलते हैं। कोई मामला हो जाता है, कभी किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं। अभी कोई फर्जी मुकदमा लिख जाए, जैसे किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिख जाए, फोन करो, अब विधायक जी फोन कर दीजिए फालतू में। विधायक जी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि सुनते नहीं उनकी। विधायक शब्द सिर्फ जुड़ जाता है, लेकिन कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई अधिकारी किसी की सुनता नहीं है। इससे अच्छा है जाओ अधिकारी को चुपचाप पैसा दे दो, वो खुद ही तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। कौन ऐसा अधिकारी है जो बिना पैसे के काम कर रहा है? सीधी सी बात, कोई अधिकारी बगैर पैसे का काम नहीं करता है। कहीं छोटा सा छोटा काम कराने जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं करता। बोल दो तो बवाल हो जाए। इन सब के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, और आवाज उठाता है किसके खिलाफ? किसी कारणवश नीट का पेपर लीक हो गया, कोई गवर्नमेंट थोड़ी चाहती कि नीट का पेपर लीक हो। और बताओ, किसी कोई सरकार परीक्षा कराती है क्या? परीक्षा तो एनटीए कराती है ना, तो इसमें सरकार लीक कैसे करेगी पेपर को? भाई नीट का पेपर तो एनटीए करा रही है, परीक्षा एजेंसी कराती है ना, तो इसमें विधायक का क्या काम? इसमें सांसद का क्या काम? इसमें मोदी जी क्या करेंगे? इसमें योगी जी क्या करेंगे? या इसमें कोई भी पॉलिटिशियन जाके क्या करेगा? कहा नहीं उन पे परवाह नहीं रहा। भाई टाइट तो किया माहौल, और कैसे करें? अधिकारी पे ऊपर कार्रवाई हो रही है, का चाहत ने पूरा गोली मार दिए पेपर लीक के लिए। ठीक है, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहिए, जरूरी है। परीक्षा कभी भविष्य में लीक ना हो, ये भी जरूरी है, और ये चीज बहुत ध्यान से देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा लीक हो गई तो जाओगे किसी की कार को जला दोगे, किसी के घर पे शीशा फोड़ दोगे, किसी को जाओगे मतलब गाली गलौज दोगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा कहोगे, और पुलिस वालों को मारोगे, वहां जाके उल्टी सीधी गालियां बकोगे, वहां भारत माँ के प्रति अपशब्द कहोगे, तो ये सारी चीजें छात्र नहीं होते हैं। उनके भेष में कोई और था, और कार्यवाही तो हो रही, बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है। तो सीधी सी चीज है, जो चीजों पे हमको आवाज उठानी चाहिए हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। खैर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से जुड़े नियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। क्या होता तनवीर बताओ?
प्रकाश का परावर्तन का नियम बताओ। हाँ नहीं, हाँ बताओ दिव्यांशी। हाँ। हम्म। साइन आई का मान साइन आर के बराबर। आपतन कोण बल, तो उसमें साइन कहाँ से आ गया? तो जैसे परावर्तन का यही तैयारी है, तो लखनऊ जाएंगी, देख रहे हो। एक एक बात मैं तुमको बता दे रहा हूँ दिव्यांशी, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट में जाओगे उतना कम तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो अब देखो, दो नियम होते हैं, एक प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है और एक द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है, और दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए समझते हैं। देखो, एक पढ़ा तुमने आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है, और ये क्या है, तीनों कहां पर इकट्ठा है? इसको बेटा बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, या कह सकते हैं एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं? चाहे कह दे आपतन बिंदु पर होते हैं, चाहे कह दे एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। ये देखो लिखा है, क्या क्या लिखा है, बोलो बोलो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो, अभिलंब तीनों कहां होते हैं? समतल में होते हैं, वो भी किसके? एक ही समतल में होते हैं। तुम लोग सीधा लिखना, इतना घुमा फिरा के ना लिखना। तुम लोग लिखना आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। अब ये अभिलंब का काम क्या होता है? अभिलंब का काम होता है दोनों माध्यमों को अलग करने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा होती नहीं, सपोज किया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, ये क्या है, ये आपतित किरण है ना, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आई बनेगा कि नहीं बनेगा? और इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आर बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना? हाँ, तो आई आपतन कोण है और आर क्या है? अपवर्तन कोण है। अच्छा देखो, अगर ये मान लो मुड़ा ना होता प्रकाश, तो इतना कोण बनता कि नहीं बनता? हाँ, तब आई और आर आपस में क्या होता? बराबर होता। लेकिन अब ये प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ गई है, तो बताओ इतना कम हो गया कि नहीं कम हो गया? कम हो गया ना, तो आर का मान क्या हो गया? कम। आई से कम हो गया ना, मतलब आई ज्यादा है किससे? आर से। लेकिन यहां देखो, यहां आर क्या हो गया है? यहां आर ज्यादा हो गया है और आई क्या है? कम। तो यहां आर ज्यादा है किससे? आई से। मतलब जब प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा तो अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। किससे? आपतन कोण से। लेकिन जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो आपतन कोण ज्यादा होगा किससे? अपवर्तन कोण से। आर को बोलेंगे अपवर्तन कोण, आई को बोलेंगे आपतन कोण। अब बताओ, दोनों कम ज्यादा हो रहे हैं ना, दोनों कम ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए कंपेयर करना पड़ेगा कि कितना कम ज्यादा होता है। इसीलिए आई लिखा और बटे में क्या लिखा? आर, और उसके साथ साइन यूज कर लिया। ठीक है। तो साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या। तो आई मतलब आपतन कोण की ज्या, आर मतलब अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम n लिखते हैं या फिर म्यू लिखते हैं। समझ में आया? आई बात समझ में? क्या बताया कि आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? नियतांक होता है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, और उस नियतांक को n या किससे लिखते हैं? म्यू से लिखते हैं। वही बात यहाँ लिखो, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, जरा ध्यान देना, कि आपतन कोण की ज्या और क्या?
अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या को क्या बोलते हैं? साइन आई। अपवर्तन कोण की ज्या को बोलते हैं क्या? साइन आर। का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है और इस नियतांक को बोलते हैं एन या म्यू, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे मान लो ये प्रकाश है, ये मतलब एक सतह है, यहाँ प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, मुड़ गई, तो प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, तो हम कहेंगे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्रकाश पहले माध्यम से जा रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे एन, चाहे लिख लो चाहे म्यू लिख लो, और उसके बाद किस माध्यम में जा रहा है? दूसरे में। तो इसका मतलब ये हुआ पहले माध्यम के सापेक्ष, मतलब पहले माध्यम से जा रही है, तो उसे बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, और अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? म्यू से। तो बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जब भी ऐसा लिखा रहे, ठीक है, पहले माध्यम के क्या बोलेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, कोई दिक्कत आई बात समझ में? तो यहां पर जो लिखा रहेगा समझ लो उसका अपवर्तनांक होगा। जैसे अभी कभी ऐसे लिखा रहे म्यू जी, तो बोलेंगे जी का अपवर्तनांक। ऐसे लिखा रहे म्यू डब्ल्यू, तो मतलब वाटर का अपवर्तनांक। ऐसे लिखा रहे म्यू ए, मतलब वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे तो ए म्यू जी, तो मतलब कांच का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। मतलब जो पहले लिखे रहेगा उसके सापेक्ष, जो बाद में लिखा रहेगा उसका अपवर्तनांक। बोलो बात समझ में आया? तो दोनों रूल समझ में आए कि नहीं समझ में आए? आए क्या? कि पहला नियम ये कहता है कि आपतित, अपवर्तित और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? आपतन बिंदु पर या समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो बराबर किसके होता है? कांस्टेंट के। किसके होता है? कांस्टेंट को। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको एन या म्यू। म्यू ऐसे तो बनता है, ऐसे एक डंडा और या फिर क्या कहते हैं? या फिर एन कहते हैं, ऐसे। तो एन या फिर म्यू। ठीक है, और ये उसका फार्मूला है, और इस फार्मूले को ही बेटा हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। तो जब भी स्नेल का नियम पूछे आपसे तो क्या कहोगे? आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। और इस फार्मूले को भी हम लोग प्रूव करना सीखेंगे, और इसके बाद वाले चैप्टर में, जिसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? और वहां पर हमको प्रकाश का परावर्तन भी सीखना है, डेरिवेशन, कोण आई कोण आर के बराबर कैसे होता है, और साथ में सीखना है साइन आर अपान साइन आर ये भी कैसे आता है। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपवर्तन पढ़े, अपवर्तनांक पढ़े। तो वही अपवर्तनांक या अपवर्तन दो प्रकार का होता है। वही अपवर्तन या अपवर्तनांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे को बोलते हैं क्या? अच्छा, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं? एन से या फिर म्यू से। सारे टीचर तुमको एन मान के पढ़ाते हैं, हम तुमको म्यू मान के पढ़ाएंगे, जरा हट के है ना। तो सभी तुमको एन पढ़ाएंगे, मैं तुमको म्यू मान के पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत? लेकिन जब पेपर में आएगा, अगर एन के फॉर्म में दिया हुआ है तो एन के फॉर्म में प्रूव करना रहेगा। कुछ नहीं, बस म्यू को एन लिखते चले जाना, जहां जहां म्यू रहेगा वहां वहां एन करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कसम बंदूक की। तो अपवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे बेटा? समझना। देखो, अपवर्तनांक को हम लिखते हैं म्यू से। किसे लिखते हैं? म्यू से। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है सी अपान बी। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला होता है सी अपान वी। ठीक है,
सी मतलब होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। सी होता है वायु या, जब भी सी आएगा तो उसे हमेशा यही मानना कि वायु हो या फिर निर्वात हो। वायु या निर्वात में क्या, प्रकाश की चाल। लेकिन जब भी वी आएगा तो वी को क्या बोलोगे, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। सी मतलब वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, और वी मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो किसे कहते हैं बेटे आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, तो जब भी बेटा प्रकाश की किरण आपका अगर वायु से कांच में या जल में या किसी भी माध्यम में जाए, अगर प्रकाश वायु से जा रहा है किसी भी माध्यम में, तो जो अपवर्तनांक होगा वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अगर प्रकाश वायु से जा रहा है या निर्वात से जा रहा है तो अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा, निरपेक्ष। तब अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा, निरपेक्ष होगा। क्या समझे, समझे कि नहीं। अगर वायु से या फिर निर्वात से जा रहा है और चाहे जिसमें जाए, तो वो माध्यम हमेशा क्या कहलाएगा आपका, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो लिखा भी है, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है, तो वी मतलब माध्यम, माध्यम मतलब जल कांच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष बोलेंगे, जिससे जाएगा उसके सापेक्ष बोलेंगे ना। तो यहां पर मैं लिख भी सकता हूं ऐसे, ए वायु के सापेक्ष जा रहा है, और सपोज कि यहां पर मान लेते हैं कांच है ना, तो लिख देंगे ए म्यू जी। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। मतलब प्रकाश वायु से जा रहा है, किसमें जा रहा है, कांच में, तो कांच का अपवर्तनांक इसको बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है कि वायु या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, ठीक है। मतलब जब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे वायु या निर्वात के सापेक्ष दूसरा माध्यम जो होगा उसके अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, जिसका फार्मूला म्यू इक्वल टू सी अपान वी होता है। न्यूमेरिकल लगाने में काम देगा। जब भी प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में जाएगा तो फार्मूला यही यूज करना। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं। और जब अगर सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक कब होगा, जैसे प्रकाश की किरण कांच से जा रहा है किसमें, जल में, या ऐसा भी कह सकते हैं जल से जा रहा है किसमें, कांच में, किसी भी माध्यम में हो जाए, ठीक है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को कभी सी नहीं मानते, सी हमेशा वायु और निर्वात के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं बोलो, एन या म्यू से। और पहला माध्यम है तो पहले माध्यम के प्रकाश की चाल को v1 मानेंगे। दो माध्यम है, दूसरा है, तो दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल को क्या मानेंगे, v2। तो यहां देखो, एक वायु या निर्वात था और एक कांच था, तो कांच में प्रकाश की चाल को v माने थे और वायु या निर्वात में क्या माने थे, c माने थे। लेकिन यहां पर जो है वो क्या है, यहां पर अलग अलग माध्यम है ना, तो अलग अलग माध्यम है तो मतलब दो v होगा, तो एक को v1 मानेंगे दूसरे को, और इसका फार्मूला जो होगा वो होगा v1 अपान v2। अब बताओ प्रकाश की किरण किससे किसमें जा रही है, मान लेते हैं पहले माध्यम से दूसरे में जा रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले माध्यम से जा रही है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हो गई बात। तो देखो वही लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष, मतलब पहले माध्यम से जा रही है, और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम कहेंगे क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक।
बात समझ में आया? तो बताओ आसान था कि नहीं था? कुछ था इसमें? बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हमारा क्या होने वाला है। तो अब बात करते हैं अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे हम कहें एन या म्यू का मान जो है वो कैसे चेंज हो सकता है। अगर मान लो अपवर्तनांक हमको बदलना हो तो कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपवर्तनांक किन किन बातों पर निर्भर करता है इसको जानेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है माध्यम के जोड़े पर। किस पर? माध्यम के जोड़े पर। इसका मतलब क्या कि प्रकाश वायु से जल में जा रहा है, कि वायु से कांच में जा रहा है, कि जल से कांच में जा रहा है, कि कांच से जल में जा रहा है, कि वायु से हीरे में जा रहा है। तो सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि माध्यम दोनों कैसा है, विरल से सघन में जा रहा है कि सघन से विरल में। तो अगर प्रकाश कहे विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, मतलब विरल से किस में जा रहा है? सघन में, तो अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से किसमें जाएगा? विरल माध्यम में, तो अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा। मतलब विरल से किसमें? सघन में। और एक बार सघन से किसमें? सघन से विरल में। और दोनों स्थिति के लिए विरल से सघन में म्यू का मान ज्यादा होगा किससे? 1 से। और इसमें क्या होगा? म्यू का मान कम होगा किससे? 1 से। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? बाद में सब सीखोगे कैसे फार्मूले में रख के। अभी तो वो कहते हैं ना, दूध पीने वाले बच्चे को चटनी चटानी नहीं चाहिए। हर समय पे टाइम पे सारी चीजें पता चली जाएंगी और पूरी पता, कुछ छूटेगा नहीं। अपनी किताब से मिला लेना और कोई चीज छूटी मिलेगी तो बता देना। अब एक आध दो हो जाए तो अलग बात है, नहीं सीरियस ले लो। अच्छा, प्रकाशिक घनत्व का मतलब भीड़ ज्यादा। घनत्व मतलब अधिक तो भीड़ ज्यादा। भीड़ ज्यादा तो चाल कम। भीड़ ज्यादा तो चाल कम होगी, और चाल कम होगी तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अधिक। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अगर स्पीड जितनी कम रहेगी उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा रहेगा। समझ में आया? तो क्या मतलब, अगर माध्यम का प्रकाशिक घनत्व तो ज्यादा है, जैसे जल है तो उसका कम होगा, कांच है तो उसका ज्यादा होगा, ठोस में सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका घनत्व तो ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा और उसमें चाल कम होगी। ठीक है, क्या बोल समझे? कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका डेंसिटी क्या होगा? अधिक, तो उसके लिए म्यू भी क्या होगा? अधिक। लेकिन चाल क्या होगी? कम। तीसरा डिपेंड करता है प्रकाश के रंग पर। लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा होती है ना, तो बताओ जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम। जाहिर सी बात है, जिसकी चाल ज्यादा होगी वो कम मुड़ेगा ना, तो कम मुड़ेगा तो अपवर्तनांक कम। अपवर्तनांक का मतलब मुड़ना है ना, कि कितना प्रकाश मुड़ रहा है। तो जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम, लेकिन तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। देखो, लाल रंग की चाल ज्यादा होती है ना, तो चाल का मतलब तरंग दैर्घ्य से है। चाल का रिलेशन किससे है? तरंग दैर्घ्य से। तो तरंग दैर्घ्य लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, तो चाल लाल रंग की सबसे ज्यादा है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, तो अपवर्तनांक क्या होगा? कम। चाल ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो वही लिखा है, देखो, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होने पर अपवर्तनांक क्या होगा? चाल ज्यादा होने पर अपवर्तनांक क्या होता है ना, और तरंग दैर्घ्य कम होने पर अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। मतलब चाल कम होने पर अपवर्तनांक अधिक। तो ऐसे पूछे लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होगा? न्यूनतम। क्यों? क्योंकि लाल रंग की चाल सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, इसलिए अपवर्तनांक क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, आई बात समझ में? लाल रंग की चाल ज्यादा, अपवर्तनांक कम। बैगनी रंग की चाल सबसे कम, इसलिए अपवर्तनांक ज्यादा होगा। ठीक है,
और साथ ही एक और पॉइंट है हमारा, माध्यम के ताप पर भी डिपेंड करता है। माध्यम के ताप पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो माध्यम का ताप बढ़ाने पर घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है, और घनत्व कम होगा तो अभी अभी पढ़े हो, घनत्व घनत्व अधिक, जिस माध्यम का घनत्व अधिक उसका अपवर्तनांक अधिक, लेकिन जिसका घनत्व कम उसका अपवर्तनांक कम। तो देखो यहां पर कह रहा है किसी पदार्थ को गर्म करेंगे, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पदार्थ को, जो जिसमें प्रकाश पार कर जाए। तो जैसे किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे मतलब ताप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और घनत्व कम होगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे बेटा? समाप्त करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और कल हम पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है प्रकाश का अपवर्तन। कल हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश अपने मार्ग से क्यों मुड़ती है। फर्जी में ऐसे बता दो हम मान ले इतनी जल्दी कि प्रकाश मुड़ गया, तो हम कैसे मानेंगे मुड़ गया? कारण नहीं बताया ना अभी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में अपवर्तन का कारण, कि प्रकाश के मुड़ने का क्या रीजन है। समझ में आया? तो आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले जाते जाते हम यही कहते हुए आप सभी को जाएंगे, क्लास जब पढ़ाने लगता हूं तो कोई शायरी वारी नहीं बीच में, कोई डायलॉग बाजी नहीं। डायलॉग शुरुआत में और डायलॉग अंत में या फिर बीच में, कभी कभी। नहीं तो मैं यहाँ पढ़ाई हम लोग करने आए हैं, यहाँ पर कोई वो थोड़ी करना है कि करके बच्चों को अट्रैक्ट करने का काम करना है, बच्चों को अट्रैक्ट करके एडमिशन करवा लो। और देखते होगे उसी में सब नाचने भी लगते हैं, क्या क्या मतलब कुछ भी पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी बता देते हैं, हमको लगता है कभी विश्वास ही नहीं होता है, छोड़ते हैं ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया जबरदस्ती। और मैं तो तुमको जो भी बताता हूँ हकीकत बताता हूँ, जो देखता हूँ वो बताता हूँ। जैसे अभी डॉक्टर वाला मसला बता रहे थे, बताओ डॉक्टर लूटते कि नहीं लूटते हैं? लूटते कि नहीं? आवाज उठनी चाहिए उनके खिलाफ ना, आंदोलन होना चाहिए कि नहीं, डिस्काउंट होना चाहिए ना। हर प्राइवेट अस्पताल में गरीबों का भी इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सीधी सी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसको जितने कम पैसे में मिल जाए उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो यहीं पर क्लासेस को जो है हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच में एक बार फिर से आएंगे एक नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जाते जाते आप सभी को यही कहते जाएंगे कि हौसलों के तरकसों में कोशिशों का तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप सभी बच्चों को पुनः बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं आप सभी के लिए साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।